अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है केमिस्ट्री का पार्ट 1 का, और इसका आज लेक्चर नंबर 4 है और टॉपिक है लेक्चर का एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, आयोनिक रेडियस क्या होता है, वॉन डेर वाल रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इसलिए कैलकुलेट करते हैं, इसलिए फाइंड करते हैं ताकि हम किसी भी एटम के एटॉमिक साइज़ का पता लगा सकें। अब एटम का एटॉमिक साइज़ का पता लगाने के लिए ये चार टर्मिनोलॉजीज़ एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और वॉन डेर वाल्स रेडियस जो है उनको हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो क्वेश्चन है कि जी हम एटम का साइज़ ही क्यों नहीं मालूम करते। हमें एटम का साइज़ मालूम करने के लिए एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस को क्यों डिस्कस करना पड़ता है। तो उसकी वजह बेटा कि एक एटम का साइज़ बहुत ही स्मॉल होता है। इतना स्मॉल होता है कि एक डॉट के अंदर ऑलमोस्ट 2 मिलियन एटम होते हैं। एक डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम्स होते हैं। इससे अंदाज़ा लगा लें कि एटम का साइज़ कितना स्मॉलेस्ट है। इस स्मॉलेस्ट साइज़ होने की वजह से हम कभी भी एटम का एटॉमिक स्टेट के अंदर उसका साइज़ मेजर नहीं कर सकते। उसके पीछे की दो रीज़न है। एक रीज़न मैंने आपको बता दी है कि एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ है, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़, और दूसरी वजह है स्टेबिलिटी कि एटम इंडिविजुअल फॉर्म के अंदर स्टेबल ही नहीं होता, एटॉमिक फॉर्म के अंदर वो स्टेबल ही नहीं होता। उसको नेबरिंग जो एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उसको अट्रैक्ट करते हैं। इन दो वजूहात की बिना पे एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ की वजह से और स्टेबिलिटी की वजह से हम एटम का साइज़ इंडिविजुअल मालूम नहीं करते। फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एटम्स के बॉन्ड बना के उनके बॉन्ड डिस्टेंस को मेजर करके उनका हाफ लेना पड़ता है एटॉमिक रेडियस फाइंड करने के लिए। अब बेटा एटॉमिक रेडियस को हम कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड एटम के दरमियान होता है ना। तो ये क्या होता है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस। देखें यहाँ पे एक वर्ड है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, यानी आपने डिस्टेंस को हाफ कर लेना है। कब? बिटवीन न्यूक्लियस ऑफ 2 आइडेंटिकल एटम्स। जब दो आइडेंटिकल एटम आपस में कंबाइन होंगे तो वो जब कंबाइन होंगे उनका हाफ बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड डिस्टेंस आपने हाफ कर लेना है। बॉन्डेड टुगेदर वेदर बाय कोवेलेंट और मेटेलिक और वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका बच्चों? देखें ये एग्जांपल नोट करें ज़रा। ये दो आइडेंटिकल एटम हैं कार्बन के, C और ये C, ये दोनों आपस में कंबाइन हुए हैं। अब जब कंबाइन हुए हैं तो हमने ये टोटल डिस्टेंस इस न्यूक्लियस से लेकर इस न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस ले लिया। ये डिस्टेंस आता है 154 पिकोमीटर। उस 154 पिकोमीटर को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 77 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या होगा कि दो जुड़े हुए कार्बन एटम्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 154 पिकोमीटर है। अब चूँकि ये दो जुड़े हुए एटम हैं, हमने किसी एक एटम का मालूम करना तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। जब 2 पे डिवाइड किया तो ये 77 पिकोमीटर आ गया। अब बच्चों इस एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के हमारे पास दो यूनिट होते हैं, एक पिकोमीटर जो कि 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होते हैं और एक एंगस्ट्रॉम जो कि 10⁻⁻10 मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और समझना भी आपने कि हमने हमेशा आइडेंटिकल एटम ही क्यों लेने हैं। हम एक अगर हाइड्रोजन ले लें, दूसरा क्लोरीन क्यों नहीं ले सकते? तो इसको हम इस दो आइडेंटिकल एटम हम क्यों लेते हैं, हम दो अनआइडेंटिकल एटम क्यों नहीं ले सकते? तो बच्चों इसकी वजह ये है कि हाइड्रोजन का साइज़ स्मॉलर है और क्लोरीन का साइज़ बिगर है। तो जब आप इन दोनों का हाफ लोगे ना तो वो आपको प्योरली ना तो हाइड्रोजन का डिस्टेंस मिलेगा ना ही क्लोरीन का मिलेगा, क्योंकि हाफ तो तब लेंगे ना जब दोनों एक जैसे होंगे। अब एक का साइज़ बड़ा है, एक का साइज़ स्मॉलर है, तो उनके जो हाफ आप लेंगे तो वो ना तो आपको हाइड्रोजन का एक्यूरेट साइज़ मिलेगा ना ही आपको क्लोरीन का एक्यूरेट साइज़ मिलेगा। इसलिए आपको दो आइडेंटिकल एटम लेने, उन आइडेंटिकल एटम को आपस में जोड़ना है। जोड़ने के बाद आपने उनके डिस्टेंस का हाफ लेना है। वो जो हाफ होगा वो आपका एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। और मैंने आपको ये बता दिया होगा कि हम एटॉमिक रेडियस की फॉर्म में, आयनिक रेडियस की फॉर्म में एटॉमिक साइज़ क्यों लेते हैं, क्योंकि उसकी वजह है ना कि एटम इतना स्मॉलर है। एक डॉट के अंदर 2 मिलियन एटम है और एटम जो है इसको ये एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ होने की वजह से और स्टेबिलिटी के मसाइल होने की वजह से हम इसके एटॉमिक साइज़ को मेजर नहीं कर सकते। इसलिए फिर हमें एटॉमिक रेडियस को मेजर करके एटम के साइज़ का अंदाज़ा लगाना पड़ता है। अब बच्चों इसका पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड है? तो पीरियोडिक टेबल में याद रखिएगा पीरियड के अंदर जब आप पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, फॉर एग्जांपल अगर मैं
दूसरे पीरियड के एलिमेंट लिखूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये दूसरे पीरियड के एटम्स हैं। इनमें बच्चों याद रखिएगा, जब भी आप लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करते हैं, यानी लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एटॉमिक साइज जो है, एटॉमिक रेडियस, ये डिक्रीज़ होता है। उसकी वजह क्या है? लिथियम के पास 3 प्रोटॉन है और इसके पास भी 2 ही शेल हैं, और नियॉन के पास 10 प्रोटॉन और इसके भी 2 ही शेल हैं। तो होगा क्या? लिथियम का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा और नियॉन का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी नियॉन के प्रोटॉन की ज़्यादा कैपेसिटी होगी कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचें। इस तरह जब भी आप पीरियड में, नॉर्मल एलिमेंट्स में, पीरियड में जब आप लेफ़्ट से राइट मूव करेंगे, लिथियम से नियॉन की तरफ मूव करेंगे, तो साइज़ ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगा और नियॉन का साइज़ इसी पीरियड में सबसे स्मॉलेस्ट होगा। पहले 2 पीरियड की अगर आप बात करें तो पहले 2 पीरियड में हाइड्रोजन आता है और हीलियम आता है। हाइड्रोजन से हीलियम का साइज़ स्मॉलर होता है। ये भी बच्चों एक याद रखिएगा, दुनिया का सबसे स्मॉलर एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं है बल्कि हीलियम है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ग्रुप की बात करते हैं कि ग्रुप में क्या ट्रेंड है। तो बच्चों जब भी आप ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, जब भी आप टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो बच्चों याद रखिएगा, हर दूसरे एलिमेंट के अंदर एक शेल का इजाफा होता है। हर दूसरे एलिमेंट के अंदर एक शेल का इजाफा होता है। यानी हाइड्रोजन के पास अगर एक शेल है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 कल भी हमने पढ़ा था, तो लिथियम के पास 2 शेल होंगे, सोडियम के पास 3 होंगे, पोटाशियम के पास 4 होंगे, रुबिडियम के पास 5 नंबर ऑफ शेल्स होंगे और सीजियम के पास 6 होंगे और फ्रांशियम के पास 7 होंगे। तो इस तरह जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं पीरियड ग्रुप के अंदर, ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप मूव करें तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। बढ़ने की वजह मैंने बता दी है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। इसके साथ आप देखें हर आने वाले एलिमेंट के अंदर एक शेल का इजाफा होता है। हाइड्रोजन के पास 1 शेल है तो लिथियम के पास 2 शेल हो जाएंगे, सोडियम के पास 3 हो जाएंगे, पोटाशियम के पास 4 हो जाएंगे, रुबिडियम के पास 5 हो जाएंगे और सीजियम के पास 6 हो जाएंगे। तो ये है बेसिकली इसका पीरियड में ट्रेंड और ग्रुप में ट्रेंड। आगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं, उनमें याद रखिएगा नंबर 1 पे एटॉमिक नंबर। ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हम जितने बढ़ाते जाएंगे, एटॉमिक नंबर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना उसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा और उस वजह से एटम का साइज जो है वो डिक्रीज होगा। उसके बाद इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ENC। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया था इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस के अंदर मौजूद नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की इफेक्टिव फोर्स है जो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। नंबर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद वो इफेक्टिव प्रोटॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसे हम ENC यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। नंबर 3 पर शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट भी जितना ज़्यादा होता है उतना एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होता है और शील्डिंग इफेक्ट जितना कम होता है उतना एटॉमिक साइज़ या एटॉमिक रेडियस भी कम होता है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है ये भी आगे जाके हम इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ। ये बेसिकली प्रोटॉन की वो फोर्स है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर दरमियान में आने वाले शेल्स की वजह से डिक्रीज़ हो जाती है। यानी ये न्यूक्लियस है और इसने प्रोटॉन यानी इलेक्ट्रॉन्स को तरफ अट्रैक्ट करना था, तो दरमियान में आने वाले इन इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस की फोर्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर शील्ड कर दिया, ख़त्म कर दिया, कम कर दिया। इसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। तो ये 3 फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आयोनिक रेडियस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि हम एटम के, इंडिविजुअल एटम के साइज़ को मेजर नहीं कर सकते। 2 रीज़न थी, एक्सट्रीमली स्मॉल साइज़ था और स्टेबिलिटी था। अब एटम जो हैं या तो वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, या वो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए जुड़े होते हैं, या वो वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आपस में जुड़े होते हैं। तो वो वाले एटम्स या वो वाले एलिमेंट्स यानी वो वाले एटम्स जो आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जुड़े हुए हैं, उनके रेडियस को मेजर करने के लिए, उनके साइज़ को मेजर करने के लिए हमें आयनिक रेडियस का सहारा लेना पड़ता है। आयनिक रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू एन आयन टू द आउटर मोस्ट शेल, इलेक्ट्रॉन शेल। यानी ये क्या है, वो डिस्टेंस है जो कहाँ से शुरू हो रहा है, न्यूक्लियस से शुरू हो रहा है
किसका? आयन का। आयन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है या नेगेटिवली चार्ज हो सकता है। यानी एक नेगेटिवली या पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल तक का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या नाम देते हैं? आयनिक रेडियस। अब आपको पता है बच्चों आयन दो तरह के होते हैं। आयन हो सकता है कैट आयन। कैट आयन का मतलब क्या होता है? ऐसा आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ये हमेशा लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो कैटायन बनेगा और उसका जो रेडियस होगा वो कैटायनिक रेडियस होगा। एग्जाम्पल आपको पता है कि सोडियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो सोडियम कैटायन बना देता है। अब ये तो एटॉमिक रेडियस होगा, जबकि ये वाला जब लेंगे हम तो ये कैटायनिक रेडियस बन जाएगा। सिमिलरली एनायनिक रेडियस क्या होता है? आपको पता है आयन क्या होता है? आयन बनते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जब भी कोई एटम फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा और क्लोराइड आयन का जो रेडियस होगा वो एनायनिक रेडियस होगा। अब देखते हैं हम दोनों में फ़र्क क्या है और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इनको अपने ध्यान से सुनना भी और नोट भी करना। द रेडियस ऑफ पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड कैटायनिक रेडियस। पढ़ चुके हैं ऊपर हम, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर पॉजिटिव से। द रेडियस ऑफ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एनायनिक रेडियस, और इसको भी हम रिप्रेजेंट कर चुके हैं आर नेगेटिव से। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, आगे जाके हमने उसको वहाँ पे देखना भी है। याद रखिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता भी है कि द कैटायनिक रेडियस इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम। जब भी आप किसी कैटायन का रेडियस देखते हो तो कैटायन का रेडियस पेरेंट एटम से हमेशा स्मॉलर होता है। क्या मतलब है इसका? हमने दो एटम ले लिए, एक सोडियम है और एक उसका कैटायन है सोडियम पॉजिटिव, यूनी पॉजिटिव आयन है इसका। तो बता क्या रहा है कि सोडियम का साइज जो था ये बड़ा था, लार्जर साइज था। जब इसे इसका कैटायन बना तो कैटायन का साइज स्मॉलर हो गया। ये क्या हुआ? ऐसा क्यों हो गया? तो देखो बच्चों, पॉइंट बता रहा हूँ, आपने इस पॉइंट को ध्यान से याद रखना है। सोडियम का अगर आप एटम देखें, यहाँ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सोडियम के एटम में क्या था? सोडियम के पास 11 प्रोटॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की हम बात करते हैं। न्यूट्रॉन 12 न्यूट्रॉन है, उनका इफेक्ट ही नहीं है। अब जब आपने इसका एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सोडियम बन गया पॉजिटिव। इसके पास बचा क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन 10 है और प्रोटॉन अभी भी उतने के उतने 11 ही हैं। यानी जब ये सोडियम न्यूट्रल था तो न्यूट्रल के पास 11 प्रोटॉन थे और 11 इलेक्ट्रॉन थे। इन दोनों के नंबर बैलेंस थे, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो नंबर हैं वो आपस में बैलेंस थे। जैसे ही आपने सोडियम को पॉजिटिव आयन यानी कैटायन बना दिया तो कैटायन की फॉर्मेशन ही तब होती है जब हम उसे एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। जब हमने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन तो बच गए 10, जबकि प्रोटॉन अभी भी 11 है। यानी इसकी जो इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज आयन जो कि न्यूक्लियस के अंदर है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो कि न्यूक्लियस के अंदर है वो ज़्यादा हो चुके हैं और इलेक्ट्रॉन जो शेल के अंदर रोटेट कर रहे हैं वो कम हो चुके हैं। जिससे क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कैटायन के बाद इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो टाइटली न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसी वजह से कैटायन का रेडियस कैटायन का रेडियस ऑलवेज स्मॉलर होता है देन पेरेंट एटम। समझ आ गई है? इसको आप नोट भी कर सकते हैं। अब एनायनिक रेडियस देखें, ये नेगेटिव आयन का रेडियस है, इसमें बात उलट है। कैसे उलट है? द एनायनिक रेडियस इज ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम। यानी जब आप एनायनिक रेडियस की बात करते हैं तो वो पेरेंट एटम से हमेशा लार्जर होता है। अब ये इसको भी समझ लें। देखें इसका मतलब क्या है? अब हम बात करते हैं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, यानी इसके पास 17 प्रोटॉन और 17 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोनों की तादाद इक्वल है, दोनों की प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन रेशो इक्वल है। अब जब आपने इसका एनाइन बनाना है तो एनाइन की फॉर्मेशन तब होती है ना जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18, और प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 17। यहाँ चेक करें इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो, इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं और प्रोटॉन कम हो चुके हैं। अब जो चीज़ बढ़ी है ना वो न्यूक्लियस के अंदर इजाफा नहीं हुआ, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद प्रोटॉन में इजाफा नहीं हुआ, वो इजाफा हुआ है
न्यूक्लियस के गिर्द मौजूद शेल्स में जहाँ इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन शुरू हो जाएगी, और इस रिपल्शन से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा और एटम का साइज़ बढ़ जाएगा, यानी एनाइन का साइज़ बढ़ जाएगा। तो बच्चों 2 क्वेश्चन हैं, दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। कैटायनिक रेडियस हमेशा स्मॉलर होता है और एनाइनिक रेडियस हमेशा लार्जर होता है। कैटायनिक रेडियस क्यों स्मॉलर होता है? कैटायनिक रेडियस में इलेक्ट्रॉन जाता है, प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और एनाइनिक रेडियस क्यों कम होता है, सॉरी हाँ, इसमें क्यों ज़्यादा होता है एटम का साइज़, यानी एनाइन का साइज़ ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इंट्रा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन वो बढ़ जाती है, जिससे एटम का साइज़ बड़ा हो जाता है। अब बच्चों ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज़ के लिए आपकी हेल्प कर सकती है, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के लिए आपको ये हेल्प आउट कर सकता है। आयनिक रेडियस दोनों तरह का, आयनिक रेडियस दोनों तरह का, कैटायनिक और एनाइनिक, ये हमेशा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर बढ़ता है, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन में बढ़ता है, तो आयनिक रेडियस कम हो जाएगा, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है फॉर्मेशन ऑफ एनाइन की फॉर्म में, तो आयनिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बच्चों कैटायनिक रेडियस के लिए आपने एक और बात याद रखनी है। कैटायंस की फॉर्मेशन में जब कैटायनिक रेडियस बनता है, तो कैटायनिक रेडियस हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। यानी अगर आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऐसा सिस्टम जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है, तो जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, कैटायन का साइज उतना ही स्मॉलर होगा। फॉर एग्जांपल ज़रा चेक कीजिएगा, इसमें हमने ऑर्डर बताना है, ये किस तरह से आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ज़रा चेक करिएगा। सोडियम एटॉमिक फॉर्म में इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, और एल्यूमिनियम का 13 होता है एटॉमिक फॉर्म के अंदर। जब हमने सोडियम का पॉजिटिव आयन बनाया, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, 13 में से कितने बचे? 10। तो देखिए इन तीनों के इलेक्ट्रॉन, देखिए इन तीनों के इलेक्ट्रॉन जो हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यानी एक जैसे इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर ये एक जैसे इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों में साइज़ किसका बड़ा होगा? देखिए हम पढ़ चुके हैं कि साइज़ कैटायनिक रेडियस किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज़्यादा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज का होगा, उसका साइज़ उतना ही कम होगा। देखें इसमें मैग्नीट्यूड 1 है, इसमें मैग्नीट्यूड 2 है, इसमें मैग्नीट्यूड 3 है। तो अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्सेप्ट, जिसका चार्ज की वैल्यू ज़्यादा, उसका साइज़ स्मॉलर, यानी सबसे बड़ा ज़्यादा साइज़ कैटायनिक फॉर्म के अंदर सोडियम का होगा, इसके बाद मैग्नीशियम का, और मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये इसकी तरतीब है। सबसे नंबर 1 पे सोडियम, इसका साइज़ सबसे बड़ा होगा, नंबर 2 पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का साइज़ इसके बाद, और नंबर 3 पे एल्यूमिनियम। यानी सबसे स्मॉलेस्ट जो कैटायन होगा वो एल्यूमिनियम, और सबसे लार्जेस्ट साइज़ में जो कैटायन होगा वो सोडियम। ठीक है, ये सबसे लार्जेस्ट नंबर 1 पे, ये नंबर 2 पे, और ये नंबर 3 पे। रीज़न मैंने आपको बता दी, बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि जी एक तो ये रीज़न है ना कि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा, उतना कैटायनिक रेडियस कम होगा, और नंबर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा, उतना कैटायनिक रेडियस ज़्यादा होगा। अब अगली बात कि ऐसा क्यों हो रहा है, साइज़ क्यों इनमें तो अगर हम एटॉमिक फॉर्म में देखें तो एल्यूमिनियम है, फिर मैग्नीशियम है, और फिर सोडियम है, और अगर कैटायन बनाया तो फिर पहले सोडियम था, फिर मैग्नीशियम था, और फिर एल्यूमिनियम था। ऐसा क्यों होगा? देखिए एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज 13 है, जबकि नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन 10 है। मैग्नीशियम के पास 12 प्रोटॉन है कैटायन की फॉर्म में, और इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 10 है। सोडियम का देखें ज़रा, सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास? इलेक्ट्रॉन के पास 10 हैं। तो अब मुझे बताएं कि सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ किसका होगा? यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि जिसकी मतलब जिसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। देखें एल्यूमिनियम के केस में 10 इलेक्ट्रॉन को 13 प्रोटॉन खींच रहे हैं। मैग्नीशियम के केस में 10 इलेक्ट्रॉन को 12 प्रोटॉन खींच रहे हैं, और सोडियम के केस में उन्हीं 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन अपनी तरफ खींच रहे हैं। इसलिए सबसे बड़ा साइज़ सोडियम का और सबसे छोटा साइज़ एल्यूमिनियम का होगा। अच्छा, उसके बाद देखें नंबर 2 पे एनायनिक रेडियस के बारे में क्या?
एनायनिक रेडियस हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन की जगह नेगेटिव चार्ज लिख लें। इसका मतलब कि नेगेटिव आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना उसका एनायनिक रेडियस यानी एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। अब नीचे मैंने 3 आयन लिखे हैं, नाइट्रेट आयन, ऑक्साइड आयन एंड फ्लोराइड आयन। इनमें अगर मैं बताऊं कि सबसे बड़ा साइज किसका होगा तो नंबर 1 पे यहाँ भी नाइट्रोजन, नंबर 2 पे यहाँ पे होगा ऑक्सीजन और नंबर 3 पे यहाँ पे होगा फ्लोराइड आयन। ऐसा क्यों है? देखिए बच्चों, N-3 का मतलब क्या है कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं। अब इसके पास पहले क्या था, पहले इसकी केमिस्ट्री क्या है, इस भाई के पास 7 प्रोटॉन थे जब ये न्यूट्रल था, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। अब इस केस में क्या हो रहा था, जब कैटायन की फॉर्मेशन हो रही थी तो चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन कम हो रहे थे। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। देखें, जब ये N3 बन गया तो प्रोटॉन तो 7 ही रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 नए इलेक्ट्रॉन से 10 हो गई, 10 हो गए तो प्रोटॉन 7, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, रिपल्शन ज़्यादा तो एनायनिक रेडियस भी ज़्यादा। ऑक्सीजन को देखें, इस भाई के पास 8 प्रोटॉन थे और 8 ही इलेक्ट्रॉन थे जब ये न्यूट्रल था, लेकिन जैसे ही ये ऑक्साइड आयन बना तो प्रोटॉन 8 ही रहे, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब 8 प्रोटॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, रिपल्शन होगी। तो इस वजह से नाइट्रोजन के मुकाबले में यहाँ पे रिपल्शन कम होगी क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन ज़्यादा है। इसलिए नाइट्रोजन के बाद किसका साइज़ होगा, ऑक्साइड आयन का। अब बात करते हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन थे और 9 ही इलेक्ट्रॉन थे। जब ये फ्लोराइड आयन बना तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गए और प्रोटॉन 9 ही रहे। तो देखें, सबसे बड़ा साइज़ नाइट्राइड आयन का, फिर ऑक्साइड आयन का और फिर फ्लोराइड आयन का। रीज़न मैंने बता दी है कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन है, इसमें 8 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों नीचे एक और क्वेश्चन है कि विच वन हैव ग्रेटर साइज, किसका साइज ग्रेटर होगा, लिथियम और लिथियम आयन का। तो देखें, एक है कैटायन और एक है कैटायन और एक है पेरेंट एटम। आपको पता है कि कैटायन इज़ ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, तो लिथियम आयन का साइज़ बड़ा होगा लिथियम एटम से। उसके बाद ये भी हमने पढ़ा होगा हमेशा कि साइज़ ऑफ एन आयन इज़ ऑलवेज लार्जर देन पेरेंट एटम, तो मतलब ऑक्साइड आयन का साइज़ लार्जर होगा ऑक्सीजन एटम की वजह से, ऑक्सीजन एटम के वजह। उसके बाद नाइट्राइड आयन और फ्लोराइड आयन, इस पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो ये वाला लगेगा कि एनायनिक रेडियस का एनायनिक रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव आयन। तो नाइट्राइड आयन और फ्लोराइड आयन के अंदर जिसके पे ऊपर नेगेटिव चार्ज की मैग्नीट्यूड, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका साइज़ उतना बड़ा होगा। तो नाइट्राइड आयन का साइज़ बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू फ्लोराइड आयन। आगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कॉमन, इन सब में कॉमन क्या है। देखिए, सोडियम +1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम +2 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम +3 यानी 10 इलेक्ट्रॉन, नियॉन 10 इलेक्ट्रॉन और फ्लोराइड -1 यानी 10 इलेक्ट्रॉन। इन सब के पास 10-10 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया 11 में से, मैग्नीशियम ने 12 में से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, एल्यूमिनियम ने 13 में से 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, नियॉन ने कोई नहीं लूज़ किया, न्यूट्रल ही है, और फ्लोराइड ने 10। तो ये बच्चों इनमें से कॉमन है। अगर आप इनके साइज़ कंपैरिजन देखें तो सबसे ज़्यादा साइज़ फ्लोराइड आयन का होगा, उसके बाद न्यूट्रल एटम यानी नियॉन का होगा, उसके बाद यूनी पॉजिटिव आयन यानी सोडियम का होगा, उसके बाद डाई पॉजिटिव आयन यानी मैग्नीशियम का होगा और सबसे कम ट्राई पॉजिटिव आयन यानी एल्यूमिनियम का होगा। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और इसको कंप्लीट देखें भी। थैंक यू सो मच।